ओशो का नाम तो आपने सुना ही होगा। जो नहीं जानते उनको बताऊं कि ओशो भारत के आध्यात्मिक और दार्शनिक गुरु थे। विवादों से उनका बड़ा गहरा नाता रहा। उनकी रहस्यमयी शिक्षाओं और क्रांतिकारी विचारों की वजह से बड़ी तादाद में लोग उनकी ओर आकर्षित हुए और उनके अनुयायी बने। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग उनके खिलाफ भी हुए, जिससे ओशो को सेक्स गुरु और अमीरों का गुरु कहा जाने लगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ओशो के बारे में 30 ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपने ना सुनी हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तो आखिर में आप कहोगे कि कितना रहस्यमयी था ये इंसान। नंबर 13। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में ओशो का जन्म हुआ था और पैदा होने के 3 दिन तक न तो हंसे थे और न ही रोए। इस वजह से उनके परिवार के लोग बेहद ही परेशान हो गए थे। नंबर 29। ओशो बचपन से ही बेहद जिज्ञासु थे। अगर किसी बात को जानना है तो बस जानना है। महज 12 साल की उम्र में ओशो रात के वक्त शमशान में जाया करते थे, ये जानने के लिए कि इंसान मरने के बाद जाता कहाँ है। नंबर 28। सूफी मत को जानने के लिए ओशो 27 वर्ष की उम्र में सुन्नत कराने के लिए तैयार हो गए थे, जो कि इतनी छोटी उम्र में बहुत दर्दनाक था। नंबर 27। ओशो बचपन से ही लग्जरी लाइफ जीने के आदी रहे हैं। एक बार बचपन में उन्होंने जिद की कि वे हाथी पर बैठकर ही स्कूल जाएंगे, तो उनकी जिद देखकर उनके पिता को हाथी मंगवाना पड़ा और ओशो उस हाथी पर बैठकर स्कूल गए। तब से उस स्कूल में हाथी दरवाजा बना हुआ है। नंबर 26। जब ओशो बचपन में अपने दोस्तों के साथ पानी में नहाते थे तो कभी कभी अपने दोस्तों को डुबोने की कोशिश किया करते थे, क्योंकि ओशो जानना चाहते थे कि मृत्यु कैसे होती है। नंबर 25। ओशो को बचपन में बनारस के ज्योतिषों विद्वानों ने ओशो की जन्म कुंडली देखकर ये कहा था कि इस बालक के 21 साल के होने तक हर 7वें साल मृत्यु का योग है और शायद 21 साल का होने तक उनकी मृत्यु हो जाए, और अगर ये बच गया तो इसके बुद्ध होने की संभावना है। जब ओशो की उम्र 14 साल हुई तो 7 दिन तक एक मंदिर में बैठकर ओशो ने अपनी मृत्यु का इंतजार किया था, परंतु उन्हें कुछ नहीं हुआ। नंबर 24। ओशो ने कहा था कि बचपन में उनका 2 बार अपहरण करने की कोशिश की, परंतु वह नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ। नंबर 23। स्कूल के दिनों में ओशो को एक पीपल के पेड़ से बहुत प्रेम था। वह हर रोज आते जाते उस पीपल के पेड़ को निहारते थे और अपने आप को भावुक होकर उस पेड़ के नजदीक पाते थे। एक दिन उस पेड़ के साथ कुछ ऐसा अनोखा हुआ। ओशो कहते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो क्या था, परंतु कुछ घटित हुआ और उस दिन से ही उस पेड़ के साथ एक विशेष प्रकार का संबंध हो गया, जिसे मैंने कभी अनुभव नहीं किया। इंसान के साथ भी कभी ऐसा लगाव नहीं हुआ। नंबर 22। 21 मार्च 1953 के दिन 21 साल की उम्र में एक पेड़ के नीचे ओशो को संबोधि प्राप्त हुई थी। उस वक्त वह जबलपुर कॉलेज से फिलोसॉफी की पढ़ाई कर रहे थे। संबोधि के बारे में ओशो कहा करते थे कि अब मैं किसी भी प्रकार की खोज में नहीं हूँ, अस्तित्व ने अपने सारे द्वार अपने लिए खोल दिए हैं। नंबर 21। संबोधि यानी ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और सागर यूनिवर्सिटी से फिलोसॉफी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट रहकर एमए की डिग्री ली थी। नंबर 20। ओशो कहते थे कि उनका पुनर्जन्म 700 साल पहले तिब्बत में हुआ था। पिछले जन्म में वो जो काम पूरा नहीं कर पाए, उनको पूरा करने के लिए ये जन्म लिया है, और इस जन्म के लिए अपने माता पिता को भी उन्होंने खुद चुना है। नंबर 19। ओशो बहुत ही उच्च कोटि के वक्ता थे। उनका बोलने पर इतना काबू था कि जो शब्द उन्होंने बोल दिया वही आखिरी और वही छपता। माफ करना, मेरा ये मतलब नहीं था, मुझसे गलती हो गई, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने कभी नहीं किया। नंबर 18। ओशो कितने कुशल वक्ता थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने एक भी किताब नहीं लिखी, फिर भी उनकी 600 से ज़्यादा किताबें प्रकाशित हैं। ये सभी किताबें उनके प्रवचनों पर आधारित हैं, मतलब जो शब्द उन्होंने बोले वही शब्द इन किताबों में छपा है, बिना सुधार किए। नंबर 17। ओशो ने लगभग हर विषय पर प्रवचन दिए।
लगभग 5500 घंटे प्रवचन अंग्रेजी में और 4800 घंटे के प्रवचन हिंदी भाषा में। बचपन में सभी प्रदेशों में ऐसा कोई हाई स्कूल नहीं था जहां पर बोलकर ओशो ने पुरस्कार ना जीता हो। नंबर 16, अगर साहित्यिक लेखक की बात ना करें तो सबसे ज़्यादा किताबें भारत में ओशो की बिकी हैं। सालाना 10 लाख से ज़्यादा किताबें और टेप भारत में बिकती हैं। नंबर 15, ओशो को किताबों से बहुत लगाव था। एक दिन में वह 3 किताबें पढ़ दिया करते थे। ओशो पढ़ने के लिए इतने शौकीन थे कि उनका पूरा दिन सुबह के भोजन और प्रवचन के अलावा किताबें पढ़ने में बीतता था। पढ़ने के लिए उनका पागलपन इतना ज़्यादा था कि वे चोर बाजार में बिकने वाली किताबों तक को खरीद लेते थे। नंबर 14, शायद आपको ये सुनकर हैरानी हो, ओशो ने अपने जीवन में 1 लाख से भी ज़्यादा किताबों का अध्ययन किया। एक शोध के अनुसार ओशो को 20वीं सदी का सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ने वाला पुरुष माना गया और इन्हें इंडियाज़ ग्रेटेस्ट बुकमैन के नाम से संबोधित किया गया। नंबर 13, ओशो को किताबों से बहुत प्रेम था। उनके इस प्रेम को देखकर उनके पिता ने ओशो से एक बार कहा था, पहले हमारे घर में लाइब्रेरी थी, अब लाइब्रेरी में हमारा घर है और हम सभी घर वालों को किताबों का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि तुम्हारी किसी भी किताब के साथ कुछ गड़बड़ हो। ओशो ने कभी भी अपने पिता से किताबों के अलावा किसी और चीज के लिए रुपए नहीं मांगे। नंबर 12, ओशो को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी उनकी किताबों पर निशान लगाए या किसी पंक्ति के नीचे लाइन खींचकर अंडरलाइन करे। इसलिए ओशो को लाइब्रेरी से बुक्स लाकर पढ़ना भी पसंद नहीं था। वो कहते थे, मेरे लिए किसी और द्वारा अंडरलाइन या निशान लगाई हुई किताब पढ़ना उसी प्रकार है जैसे कोई वैश्य के पास जा रहा हो। मेरे लिए कोई पुस्तक मात्र पुस्तक नहीं बल्कि ये एक प्रेम संबंध है। नंबर 11, ओशो बचपन में अपनी नानी के पास रहते थे। नानी ने ही उन्हें पढ़ना सिखाया। जो भी किताबें ओशो को पसंद थी उस किताब को रात के वक्त ओशो अपनी नानी को पढ़कर सुनाते। पहली किताब जो उन्हें अपनी नानी को पढ़कर सुनाई थी वह किताब थी द बुक ऑफ मिर्डाड। ये किताब उनकी सबसे पसंदीदा किताबों में से एक थी। ओशो यह भी कहते थे कि मनुसंहिता और मनुस्मृति को मैं दुनिया की सबसे क्रूर किताब मानता हूँ। नंबर 10, ओशो की लाइब्रेरी में 1 लाख किताबें हैं। ओशो ने मृत्यु से पहले अपने लोगों को इस लाइब्रेरी की किताबों को अलमारियों में बंद रखने का निर्देश दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि इन किताबों को ताले से खोलकर सिर्फ उनको ही पढ़ने की अनुमति है जो उन पर लिख रहे हों। उसमें भी किसी को एक बार में 3 से ज़्यादा किताबें निकालने की इजाज़त नहीं है। ओशो का कहना था कि ये लाइब्रेरी आम जनता के लिए नहीं है, इसकी किताबें उन्हीं के लिए खुली हैं जो उन पर यानी ओशो पर शोध कर रहे हों। नंबर 9, ओशो गजब के तर्कशास्त्री थे। उनमें किसी भी बात को सही या गलत साबित करने की पूरी क्षमता थी। यही कारण था कि कोई भी व्यक्ति उनसे वाद विवाद नहीं कर सका। कोर्ट ने भी ओशो की चुनौती स्वीकार नहीं की। नंबर 8, ओशो सेक्सुअलिटी पर बड़े खुले रूप से बातचीत करते थे। वे सेक्स को लेकर खुले स्वतंत्र तरीके की वकालत करते थे, इसलिए उनको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया और ओशो को सेक्स गुरु कहा जाने लगा। नंबर 7, ओशो को बातचीत या कम्युनिकेशन शब्द बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वे कहते थे, ये मेरे लिए एक भद्दी बात है, मेरे शब्द तो संवाद हैं। नंबर 6, ओशो को उर्दू की प्रसिद्ध गायिका नूर जहां का गाया गाना वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो या ना याद हो, बेहद पसंद था। नंबर 5, ओशो लगातार 15 वर्षों तक प्रवचन देते रहे, लेकिन 1981 से तकरीबन 3.5 साल के लिए वह सार्वजनिक मौन में चले गए थे। नंबर 4, ओशो के पिता ने ओशो से संन्यास लिया था। जिस दिन उन्होंने संन्यास लिया था वे ओशो के पैर पकड़कर खूब रोए थे। नंबर 3, ओशो को अमीरों का गुरु कहा जाता है और ओशो ने खुद अपने इंटरव्यू में बार बार जिक्र किया है कि वे अमीरों के गुरु हैं। वो कहा करते थे कि मुझे तुम अमीरों का गुरु ही बनने दो, गरीबों के लिए तो और बहुत से गुरु हैं। यहाँ अपनी बात को प्रसिद्ध करने के लिए वो ऐसे तर्क दिया करते थे
कि अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि जिसके पास धन है वही धन की व्यर्थता को समझ सकता है। बुद्ध महाराज के बेटे हैं, राम और कृष्ण राजघराने में पैदा हुए। तुम कभी किसी भिखमंगे को अवतार या अनलाइटेंड महापुरुष बनते देखा है? नंबर 2, ओशो के पास 19 रोल्स रॉयस कारें थी। एक इंटरव्यू में ओशो ने कहा था कि वो 365 रोल्स रॉयस कार चाहते हैं। उनके अनुयायी उनको ये कार उपलब्ध कराना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हर दिन उनके लिए एक अलग और नई कार बाहर खड़ी हो। नंबर 1, ओशो की मृत्यु आज भी रहस्य है। कहा जाता है कि जब वह अमेरिका की जेल में थे तब उन्हें थीलियम नाम का धीमा जहर दिया गया था, जिससे ओशो का पूरा शरीर कमजोर पड़ता गया। वह निरंतर बीमार रहने लगे और मृत्यु उनके नज़दीक आती रही। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आप ओशो के बारे में क्या सोचते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।